डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम इस क्लास में स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने स्पर्मेटोसाइटोसिस को कंप्लीट कर लिया था। अब इसका जो सेकंड जो पार्ट है स्पर्मियोजेनेसिस, उसको हम इस वीडियो के माध्यम से इस क्लास में क्लियर करेंगे। शुक्राणुजनन की क्रियाविधि। तो शुक्राणुजनन की जो क्रियाविधि है वो सतत और एक प्रकार की जटिल क्रिया है जो कि लगातार चलती रहती है, और इस क्रिया को हम दो भागों में विभेदित कर सकते हैं। पहले हमने पढ़ी थी स्पर्मेटोसाइटोसिस, जिसके अंतर्गत स्पर्मेटिड का निर्माण होता है, उसको हम स्पर्मेटोसाइटोसिस कहते हैं। इसकी दूसरी जो प्रक्रिया है जिसको हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है कि जो स्पर्मेटिड बन जाते हैं उस स्पर्मेटिड से डिफ्रेंसिएशन द्वारा कायांतरण होकर के गतिशील शुक्राणुओं का निर्माण होता है। वो क्रिया स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटोलियोसिस कहलाती है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटोलियोसिस क्या होता है। तो शुक्राणुजनन के प्रथम चरण के पूर्ण होने पर स्पर्मेटिड का निर्माण हो जाता है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि स्पर्मेटिड क्या होता है। ये एक गोलाकार अगतिशील शुक्राणुयुक्त संरचना होती है जो कि स्पर्मेटिड कहलाती है। तो जो स्पर्मेटिड बन जाता है, गोलाकार अगतिशील जो शुक्राणु होता है, वो कायांतरण के द्वारा, डिफ्रेंसिएशन के द्वारा गतिशील और पूंछ युक्त शुक्राणु का जब निर्माण कर लेता है तो वो पूरी संपूर्ण जो क्रिया होती है वो क्रिया हमारी स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटोलियोसिस कहलाती है। तो देखते हैं हम, स्पर्मेटिड्स गोलाकार पूंछ रहित अगतिशील कोशिकाएं होती है, जबकि नरयुग्मक या शुक्राणु पूंछ युक्त गतिशील होता है। अतः इन अविभेदित अगतिशील कोशिकाओं से गतिशील युग्मक बनने की क्रिया को स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। यानी कि बात क्या हुई कि स्पर्मेटिड का डिफ्रेंसिएशन होगा और वो सक्रिय बनेगा, पूंछ युक्त शुक्राणु का निर्माण हो जाएगा, वो क्रिया कहलाएगी स्पर्मियोजेनेसिस। एक शुक्राणु प्राथमिक रूप से 3 भागों का बना होता है। सबसे पहला जो भाग होता है वो हेड, बीच वाला भाग मिडल पीस, और अंतिम पूंछ युक्त लंबा जो भाग होता है वो टेल या फ्लैचिलम कहलाता है। स्पर्मेटिड के शुक्राणु में विभेदन के दौरान इन तीनों का विकास होता है, जिससे संपूर्ण स्पर्मेटिड कोशिका का कायांतरण हो जाता है। इस क्रिया का हम विस्तार से अध्ययन निम्न चरणों में करेंगे। तो सबसे पहला जो चरण आता है वो है शुक्राणु के सिर का निर्माण, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ हेड ऑफ स्पर्मेटोजोआ। शुक्राणु का जो अगला भाग होता है वो सिर कहलाता है, और यह 2 प्रमुख भागों से मिलकर बना होता है। पहला भाग होता है हमारा केंद्रक और दूसरा भाग होता है एक्रोसोम। इन दोनों की संरचना व निर्माण में क्या परिवर्तन होते हैं हम देखते हैं। केंद्रक में पहला आता है केंद्रक। तो केंद्रक में से अनावश्यक पदार्थों को बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे केंद्रक सिकुड़ करके छोटा हो जाता है, और केंद्रक में केवल ठोस रूप से भरे हुए गुणसूत्री रह जाते हैं। यानी कि इसका जो और अनावश्यक जो मटेरियल होता है वो सबको निकाल दिया जाता है और केवल गुणसूत्री उसमें रह जाते हैं। केंद्रक में डीएनए से संबंधित हिस्टोन प्रोटीन ज़्यादा पाई जाती है, और केंद्रक से आनुवंशिक पदार्थों के अलावा भी अन्य जो पदार्थ होते हैं उनको हम बाहर निकाल देते हैं, बाहर निकाल दिए जाते हैं। केंद्रक से आनुवंशिक पदार्थों के अलावा सभी पदार्थ बाहर निष्कासित कर दिए जाते हैं, जैसे जल, आरएनए, केंद्रक द्रव, केंद्रिका, इन सबको निकाल दिया जाता है। ऐसा करने से केंद्रक का जो भार है वो कम हो जाएगा और शुक्राणु के गतिशील होने में सहायता मिलती है। केंद्रक की आकृति में भी परिवर्तन होता है। स्पर्मेटिड की तरह शुक्राणु में केंद्रक गोल नहीं रहता है, बल्कि यह लंबा व संकरा हो जाता है ताकि तरल माध्यम में आसानी से व तेजी से गति कर सके। अलग अलग जंतु की जातियों में शुक्राणु के सिर की आकृति अलग अलग होती है, और केंद्रक की जो आकृति अति विशिष्ट स्पेसिफिक टाइप की हो जाती है। और कई प्राणी तो ऐसे भी होते हैं
में केंद्रक आवरण भी नष्ट हो जाता है। यहाँ आप संरचना देखिए इसकी, ये गोल्जी को है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा ही एक्रोसोम का निर्माण होता है। ये नीचेला भाग जो आप दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये न्यूक्लियस है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा इसमें एक्रोब्लास्ट का निर्माण होता है, जिसमें वेसिकल्स निकल करके बाहर आती हैं और वो एक्रोब्लास्ट के द्वारा आपका एक्रोसोम का निर्माण होता है। जिस स्थान पर ये यहाँ आप देख रहे हैं, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये एक्रोसोम को कवर्ड कर रही है। एक्रोसोम का निर्माण, शुक्राणु को न केवल मादा युग्मक तक ही पहुंचना होता है, बल्कि इसकी झिल्ली को भेद कर इसमें प्रवेश करना भी होता है। तो ऐसे कार्य में एक्रोसोम इसकी सहायता करता है। यानी कि एक्रोसोम का जो मुख्य कार्य है वो ये है, शुक्राणु को अंडाणु तक पहुंचकर जो उसका आवरण होता है उसमें छिद्र बनाना और शुक्राणु को उसमें अंदर प्रवेश करवाने का कार्य है, वो एक्रोसोम के द्वारा किया जाता है। शुक्राणु में एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी कोशिका के द्वारा होता है। स्पर्मेटिड में गोल्जी कोशिका की कई पटलिकाएँ और वेसिकल्स और रिक्तिकाओं की बनी होती हैं। ठीक है, पटलिकाएँ रिक्तिकाएँ बड़ी होने लगती हैं और इन रिक्तिकाओं में एक छोटी घनी ठोस कणिका विकसित होने लगती है, जिसको हम प्रोएक्रोमल ग्रेन्यूल्स कहते हैं। और ये जो एक्रोसोमल्स कणिकाएँ होती हैं, ये परस्पर संगठित होकर के एक कणिका का निर्माण कर लेती हैं। ये जो कणिका युक्त होती है वो रिक्तिकाएँ लंबे हो रहे केंद्रक के अग्र वाले टिप वाले भाग पर स्थापित हो जाती है। यह कणिका आकार में बड़ी होकर के एक्रोसोमल कणिका या एक्रोब्लास्ट बना लेती है। यह रिक्तिका अब केंद्रक के अग्रभाग को घेर लेती है, वह शुक्राणु की टोपी का निर्माण कर लेती है। शेष बची हुई गोल्जी कोशिका के धीरे धीरे कोशिका द्रव्य के साथ विलुप्त हो जाते हैं और एक्रोसोमल कणिका में हाइड्रोलाइटिक्स एंजाइम्स पाए जाते हैं, जो निषेचन के समय अंडाणु की जो झिल्ली होती है उसको भेदने में सहायक होते हैं। सेकंड पार्ट आता है एक्सियल फिलामेंट का निर्माण। शुक्राणु की पूंछ के अक्षय तंतु का निर्माण स्पर्मेटिड का जो डिस्टियल सेंट्रियोल होता है या दूरस्थ तारक केंद्र होता है उसके द्वारा होता है। स्पर्मेटिड में दो सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, एक प्रॉक्सिमल और दूसरा होता है डिस्टियल। तारकाय के दोनों केंद्र बेलनाकार आकृति के होते हैं और एक दूसरे के समकोण पर यानी 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे पर स्थित रहते हैं। स्पर्मेजेनेसिस की क्रिया के दौरान दोनों तारक केंद्र शुक्राणु केंद्र के पश की तरफ आ जाते हैं और केंद्र का जो पिछला या पश से जो सिरा होता है उस पर एक गर्त विकसित हो जाती है। दोनों तारक केंद्र में से एक तारक केंद्र इस गर्त में धंस जाता है। तो ये जो गर्त होता है वो गर्त परफोरेटोरियम कहलाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व वाले पदार्थ जैसे एक्टिन व कैल्शियम पाए जाते हैं। ये तत्व शुक्राणु के अक्ष की समकोण पर स्थित डिस्टिल सेंट्रियोल्स कहलाता है और यह निकटस्थ तारक केंद्र के नीचे व शुक्राणु के पूंछ में एक्सियल फिलामेंट के निर्माण का कार्य करता है। शुक्राणु के एक्सियल फिलामेंट की वही संरचना होती है जो कि पक्षमा व कशाभिका की होती है। यानी कि शुक्राणु का जो एक्सियल फिलामेंट होता है इसकी संरचना प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें पाए जाने वाले फ्लैजिला के समान होती है। यानी कि इसमें जो विन्यास होता है तंतुओं का वो 9+2 यानी परिधीय भाग पर 9 तंतु विन्यासित रहते हैं और केंद्रीय जो भाग होता है उसमें 2 तंतु विन्यासित रहते हैं। अब आता है माइटोकॉन्ड्रियल सर्पिल का निर्माण। दूरस्थ तारक केंद्र और एक्सियल फिलामेंट का जो अग्रभाग होता है वो शुक्राणु के मध्य भाग का निर्माण करते हैं। इनके चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया संघनित रहता है जो कोशिका के विभिन्न भागों से आकर यहाँ एकत्रित हो जाते हैं। धीरे धीरे ये माइटोकॉन्ड्रिया अपनी विशिष्टता खो देते हैं, वे परस्पर संगलित होकर के ठोस पदार्थों का निर्माण करते हैं जो एक्सियल फिलामेंट के दोनों तरफ स्थित होते हैं। बाद में ये माइटोकॉन्ड्रियल आवरण बनाते हैं और इस
तरह का सर्पिलाकार आवरण केवल स्तनधारी प्राणियों में ही पाया जाता है। इस आवरण को हम नेवेन कर्ण कहते हैं। यानी कि एक्सियल फिलामेंट के चारों तरफ माइटोकॉन्ड्रिया की एक सर्पिलाकार वलयाकार संरचना लिपटी हुई रहती है। वो लिपटी हुई संरचना संयुक्त रूप से नेवेन कर्ण कहलाती है। अन्य प्राणियों में माइटोकॉन्ड्रियल और दूसरी खास बात क्या है कि नेवेन कर्ण संरचना केवल स्तनधारी प्राणियों के शुक्राणुओं में ही पाई जाती है। अन्य किसी भी प्रकार के जंतुओं में नेवेन कर्ण नामक संरचना नहीं पाई जाती है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि जब ये शुक्राणु गति करता है तो उसके दौरान ऊर्जा उपलब्ध करवाने का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया या नेवेन कर्ण के अंतर्गत पाए जाने वाले डिफरेंट माइटोकॉन्ड्रियल जो रहते हैं उनके द्वारा एटीपी उत्पन्न करके ऊर्जा प्राप्त की जाती है। स्पर्मेटिड का अधिकांश जो भाग होता है वो कोशिका द्रव तो विलुप्त हो जाता है। शेष कोशिका द्रव मध्य भाग की परिधि पर आकर एकत्रित हो जाते हैं और मिडिल पीस के चारों तरफ परिधि की ओर कोशिका द्रव का स्तर पाया जाता है। वो कोशिका द्रव का स्तर मेनसेट कहलाता है और मेनसेट शुक्राणु के सिर से पश्च भाग की ओर भी घिरे रहती है। शुक्राणु के मध्य भाग के पश्च सिरे पर एक गहरे रंग की वलय दिखाई देती है जो मध्य भाग और पूंछ के बीच एक सीमा रेखा बनाने का कार्य करती है। तो ये जो वलय होती है वो वलय कहलाती है आपके रिंग सेंट्रियोल्स या वलय तारक केंद्र कहलाती हैं। अब आता है शुक्राणु को नियंत्रित करने वाले कारक, यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है उसको कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। आदिम प्राणियों में शुक्राणु के निर्माण में स्खलन वातावरणीय अवस्थाओं पर निर्भर करता है, जबकि जो वर्टिब्रेट्स जो प्राणी होते हैं उनमें हार्मोन और वातावरण दोनों ही कारक शुक्रजनन की क्रिया को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। वातावरणीय कारक जैसे तापमान, प्रकाश, ऋतु, ये ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर हैं जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है उसको प्रभावित कर सकते हैं। कशेरुक प्राणियों के वृषण में शुक्राणु का निर्माण वृषण और पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो गोनेड हार्मोन्स होते हैं उन गोनेड हार्मोन्स के द्वारा स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया नियंत्रित होती है। तो वृषण के द्वारा कौन सा हार्मोन होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि वृषण की क्रिया या स्पर्मेटोजेनेसिस की जो क्रिया है उसको नियंत्रित करता है। इसके अलावा पीयूष ग्रंथि के द्वारा एफएसएस और एलएच दो हार्मोन होते हैं। वो हार्मोन शुक्राणु जनन की क्रिया को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। शुक्राणु जनन की क्रिया के लिए विटामिन भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो दो विटामिन है जो इसके लिए बहुत ही अति आवश्यक होते हैं, विटामिन ए और विटामिन ई। इसके द्वारा भी शुक्राणु जनन की क्रिया प्रभावित होती है। तो इसलिए ये भी शुक्राणु जनन की क्रिया को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं, विटामिन ए और विटामिन ई।